अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज E180 एक्सक्लूसिव 2020 मॉडल और टोयोटा क्राउन RS एडवांस 2020 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियाँ अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये गाड़ी जैपनीज है, ये गाड़ी जर्मन है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। प्राइस के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं। मर्सिडीज की डिमांड 2 करोड़ 70 लाख है, जबकि क्राउन की डिमांड 2 करोड़ 80 लाख है। ये दोनों गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और इनमें क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, क्या चीज़ें वर्थ इट हैं, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, ये सब मैं इस कंपैरिजन में कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के एंड में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कौन सी गाड़ी किस तरह से बेहतर है। फिलहाल अगर बात की जाए इनकी प्राइस की, इनकी इंपोर्ट की, तो ये गाड़ी 20 मॉडल है, 20 इंपोर्ट है, ये गाड़ी 20 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है, ये शाहनवाज इंपोर्ट है, ये खुद इंपोर्ट की हुई है, ये गाड़ी हाइब्रिड है 2500, ये गाड़ी E180 है तो इसमें इंजन 1500 सीसी टर्बो आता है, ये गाड़ी प्रॉपर गैसोलीन है, ये आपको एवरेज अच्छी देगी हाइब्रिड होने की वजह से। ये गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। इसकी प्राइस 280 है, इसकी प्राइस 270 है और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, these are great D segment sedans, and today I'm going to review them. Let's start with the exterior of these cars. ये दोनों ही गाड़ियाँ अपनी जगह बहुत एलिगेंट हैं। अगर बात की जाए क्राउन की तो ये गाड़ी पतली और लंबी है और लो है। E क्लास चौड़ी है, मोटी सी है और इतनी लंबी नहीं है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को ये लुक ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ को ये ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल लग्जरी की और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मर्सिडीज की ऑब्वियसली बेहतर है। इसकी चादर आपको सही मोटी फील होती है, जबकि यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग कुछ ना कुछ फील होती है। बट ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबल है तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू E क्लास। E क्लास भी काफ़ी टाइम से 2, 2.5, 3 करोड़ के बीच में ही घूम रही है, जबकि इस गाड़ी ने भी अपनी वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड की हुई है। बट इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी एवरेज है, जो कि मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इनके फ्रंट की, तो फ्रंट पे दोनों में फीचर डिसेंट आते हैं, क्राउन में थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की तो क्राउन में फीचर कंपैरेटिवली इस E क्लास से ज़्यादा आते हैं। E क्लास वैसे इटसेल्फ एक बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन उसका क्योंकि छोटा वर्जन है तो ये आपको सस्ता मिल रहा है, जबकि क्राउन कंपैरेटिवली E क्लास से सस्ती होती है, लेकिन ये क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो ये आपको इसलिए E क्लास की प्राइस पे जाकर मिल रहा है। इसमें हर वो फीचर लिया गया है जो कि क्राउन ऑफर कर सकती है, इसमें शायद ही वो कोई फीचर लिया गया हो जो कि E क्लास ऑफर कर सकती है। इन दोनों में ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं, इन दोनों की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, इन दोनों में ही बाइजन और ऑपरेशन लैंप दिए गए हैं, लेकिन क्राउन में रडार भी आता है, फिर क्राउन में फ्रंट कैमरा भी दिया गया है क्योंकि इसमें 360 कैमरा सेटअप भी आता है, फिर इसमें वाइपर इन सेंसिंग है, हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली हैं। E क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, वाइपर इन सेंसिंग है और हेडलाइट ऑटो हैं, एंड दैट्स इट। ना यहाँ पे रडार है, ना यहाँ पे कैमरास हैं। इसका लुक काफ़ी राउंड सा है और ये गाड़ी ऊंची है, ये थोड़ी सी नीचे नीचे है। लुक्स के लिहाज से दोनों ही एलिगेंट हैं, बट अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आपको E क्लास ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अगर आप एजड बंदे हैं जिसने गाड़ी काफ़ी टाइम चलानी है और आपको डिसेंसी ज़्यादा पसंद है तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और अब अगर बात की जाए गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की तो ये दोनों ही गाड़ियाँ साइड से काफ़ी एलिगेंट सी हैं। अगर आप क्राउन को देखें E क्लास के साथ खड़ा हुआ तो ये गाड़ी थोड़ी सी लो है, फ्रंट से भी, साइड से भी, छत के लिहाज से भी, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी और बैक से भी। पाकिस्तान के लिहाज से E क्लास थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, ये गाड़ी आपको थोड़ा तंग करेगी ब्रेकर्स वगैरह पे। बाकी आप इसके साइड मिरर का भी डिफरेंस देख सकते हैं, ये गाड़ी काफ़ी ऊपर है। साइड मिरर इन दोनों की फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड हैं, लेकिन क्राउन में डेफिनेटली फीचर ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि ये टॉप एंड ट्रिम है। इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे कैमरास भी आते हैं, जबकि इसमें सिर्फ रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो और हीटेड वाला फीचर है। ना ही यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, ना ही यहाँ पे कैमरास हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हाइब्रिड है तो यहाँ हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है, साइड स्कर्ट्स में प्रॉपर दी गई हैं जो कि इसमें नहीं आई हुई, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। रिम इन दोनों ही गाड़ी में 18 इंचेस की हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके, लेकिन E क्लास जहाँ पे क्राउन से नंबर लेके जाती है वो है इस गाड़ी की रूफ़। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ़ ऑफर करती है, इसकी रूफ़ को आप अच्छा खासा बड़ा एरिया ओपन कर सकते हैं और पीछे भी ग्लास ही दिया गया है, जबकि क्राउन में सन रूफ़ आती है। आज तक इवन नई वाली क्राउन भी मैंने रिव्यू की हुई है, उसमें भी इसी तरह सन रूफ़ दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। मर्सिडीज इवन C क्लास में भी पैनोरामिक रूफ़ ऑफर करता है। बाकी ये दोनों ही गाड़ियाँ साइड से बिल्कुल ब्लैक्ड आउट हैं, डोर्स भी इनके लुक्स के लिहाज से काफ़ी स्मूथ और सिंपल से हैं। स्मार्ट एंट्री क्राउन में चारों ही डोर्स में आती है, जबकि मर्सिडीज में सिर्फ ड्राइवर के पास दी गई है। बाकी इसके अलावा बैक पे भी ये दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सरल सी हैं।
फ्यूल टैंक क्राउन में लेफ्ट पे आता है जैपनीज कार्स की तरह, जबकि मर्सिडीज यहाँ राइट पे ऑफर करती है। तो भी इन दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक मुझे यहाँ पे सामने विजिबल हैं। फिर ये दोनों ही गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव भी हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रेयर लुक्स की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एलिगेंट हैं। यहाँ भी किसी की ओपिनियन है, कुछ लोगों को क्राउन ज़्यादा पसंद आएगी, कुछ लोगों को ई क्लास काफ़ी राउंड और बोल्स्टर्ड सी है, क्राउन काफ़ी सटल और डिसेंट सी है। बैक पे दोनों ही गाड़ियाँ एग्जॉस्ट ऑफर करती हैं दो, लेकिन क्राउन में जो इसकी टिप्स हैं ये 4 दी हुई हैं। ये गाड़ी बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट ऑफर करती है, ये डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। बाकी ट्रंक के लिहाज से तो ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी स्पेशियस हैं ही। ये दोनों ही डी सेगमेंट की सिडान हैं और लेंथ में भी ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन क्राउन थोड़ी सी लो है। बाकी अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की ट्रंक कैपेसिटी की, तो दोनों की ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। इन दोनों में ही आप 4 से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं। दोनों के रियर बेंचेस फोल्डेबल नहीं है, ये फिक्स ही आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बैक पे इन दोनों ही गाड़ियों में स्पेयर टायर नहीं आते, क्योंकि ये गाड़ी तो हाइब्रिड है, तो इसमें बैटरी पैक दिया गया है बैक पे, जबकि इस गाड़ी में कंपनी ऑफर ही नहीं करती। खैर, बैक पे दोनों ही गाड़ियाँ पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं। ई क्लास पावर टेलगेट भी ऑफर करती है, जो कि क्राउन में नहीं आता। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि RS एडवांस वर्जन है, तो इसमें एक डक टेल स्पॉइलर दिया गया है, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। बाकी क्राउन में चीज़ें काफ़ी पॉइंटी और शार्प सी हैं। ई क्लास में सब कुछ ही राउंडेड है। इसकी इवन विंडशील्ड में भी कोई कॉर्नर्स नहीं है। ये गाड़ी पूरी ही बिल्कुल राउंड सी है, आपको इसमें कहीं कॉर्नर नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी आइवरी और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ है। RS एडवांस में मोस्टली ये इंटीरियर आते हैं। कुछ गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ भी होती हैं, ये गाड़ियाँ कम होती हैं, और यही सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ब्राइट फीलिंग आती है। बाकी इसमें मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा एक गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए क्राउन के इंटीरियर की, तो ये इंटीरियर 2 टोन में है, आइवरी और ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ। ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं लगती एज कम्पेयर टू ई क्लास में लग्जरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे डिसेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ई क्लास की बेहतर है। डिफरेंस में कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसमें 3D में दिया गया है। ये एक यूनिक सी चीज़ है, और इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसमें 2-3 लेयर्स हैं। एक आगे लेयर है ग्लास की, उसके अंदर इसकी स्पीड और बाकी इको मोड वगैरह प्रिंट हुआ है। उससे पीछे एक और लेयर है जहाँ पे इसकी सुइयाँ हैं, और फिर उससे पीछे एक लेयर है जहाँ पे इसका MID दिया गया है। तो जब लाइट्स ऑन होती हैं, इन 3 लेयर्स में अलग अलग पड़ती हैं, और उससे आपको लगता है कि ये 3D है। बाकी सेंटर में जो इसका MID है, ये छोटा है मर्सिडीज से, और इसको आप काफ़ी तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन गैजेट इसके फिक्स ही हैं। ई क्लास में आप गैजेट को भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे। बाकी ये गाड़ी पैडल शिफ्ट ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हीटेड दिया गया है, यहाँ पे ये गाड़ी नंबर ले जाती है एज कम्पेयर टू ई क्लास। हेडलाइट इसमें ऑटो हैं, वाइपर भी इसमें ऑटो हैं। हेडलाइट में ऑटो लेवलिंग भी आता है। और अगर बात की जाए मीटर के पीछे दिए गए एरिया की, तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। ई क्लास भी ऑफर करती है, लेकिन टॉप एंड वर्जन में उस गाड़ी में नहीं है। बाकी इसके अलावा फिर इसमें सेंटर में ये 2 स्क्रीन दी गई हैं। नीचे वाली स्क्रीन MID है बेसिकली, यहाँ पे आप गाड़ी की स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी की फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सीट्स इसमें फ्रंट की दोनों हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं, तो आप उनको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग व्हील को हिट करने का कंट्रोल भी दिया गया है। बाकी एयरफ्रंट इसके डैशबोर्ड में ये 4 दिए गए हैं टोटल, जबकि ई क्लास में सिर्फ सेंटर में 4 आते हैं। और इसके अलावा इस स्क्रीन के अंदर आपको जो शो होगा, वही आपको यहाँ भी शो होगा। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं ऑडियो पे जाता हूँ, तो ये ऑडियो यहाँ का और यहाँ का सेम हो गया है। अगर मैं कोई भी स्टार्ट खोलूँगा, कोई भी चीज़ खोलूँगा, तो वहाँ भी खुलेगी। और बाय द वे टच भी सिर्फ ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ये मेरे ख्याल से वियर्ड सी चीज़ है। खैर, बाकी यहाँ पे सारा कुछ सिंपल सा दिया गया है। ये वाला एरिया इसका कार्बन फाइबर की फिनिश में है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND, और आप इसको स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी चला सकते हैं। और इसके अलावा बाकी कप होल्डर इसके डिज़ाइन के लिहाज से इंटरेस्टिंग है। पार्किंग ब्रेक ये इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, जो कि सेंटर में दी गई है। सेंटर कंसोल का दोनों साइड से ओपन होता है लाइक दिस। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो इसमें सीट्स काफ़ी स्पेशियस हैं, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक हैं। अगर बात की जाए छत की, तो छत में इसमें सनरूफ दी गई है। ई क्लास यहाँ नंबर ले जाती है, क्योंकि इसमें पैनोरामिक रूफ आती है। बाकी विंडोज़ में सारी ही पावर्ड हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इसमें यहाँ पर नॉर्मल दिए गए हैं। राइट पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए ई क्लास की इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत सारा वर्क किया गया है। मटेरियल्स प्रीमियम है। अटेंशन टू डिटेल भी आपको यहाँ पे काफ़ी नजर आएगी। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टेज्ड है, लेकिन हीटेड नहीं है। यहाँ पे क्राउन नंबर ले जाती है। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रूज के हैं, लेकिन सेंटर में ये ब्लैकबेरी की तरह के ट्रैक पैड्स दिए गए हैं, और यहाँ से आप इनके बहुत सारे मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। ये चीज़ क्राउन में नहीं आती। अब अगर बात कीजिए गियर की, तो इसका गियर काफ़ी कन्वीनियंट है। क्राउन में गियर यहाँ पे आता है हर नॉर्मल कार की तरह।
इसमें गियर ये कॉलम शिफ्ट दिया गया है। इसके गियर्स को मैं यूँ ही स्विच कर सकता हूँ और ये स्टीयरिंग घुमाते हुए गियर्स के बीच में स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इस तरह से। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर के लिहाज से भी ये गाड़ी बेहतर है क्योंकि इसका मीटर पूरी ही स्क्रीन है। आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपको स्टैट्स ज़्यादा शो करवाता है। क्वालिटी के लिहाज से ये बहुत बेहतर है। 3D डिज़ाइन भी अच्छा है क्राउन का, लेकिन स्टिल ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली इस गाड़ी में हेड डिस्प्ले नहीं दिया गया, यहाँ क्राउन नंबर ले जाती है। बाकी फिर यहाँ पे ये इसकी ग्रिल दी गई है जो कि सबवूफर है। सेंटर में एक और स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी बड़ी है, बट ये सिंगल ही स्क्रीन है। क्राउन में 2 आती हैं, लेकिन इस सिंगल स्क्रीन में फीचर्स क्राउन से ज़्यादा हैं। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो आता ही है। यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है जो कि ज़्यादा डिटेल्ड हैं एज़ कम्पेयर टू क्राउन। और इसके अलावा फिर इसमें आप वीडियो सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्रीन टच में नहीं है। यहाँ पे क्राउन नंबर ले जाती है। फिर नीचे यहाँ पे इसके 4 एयर वेंट्स दिए गए हैं, एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। एम्बियंट लाइट्स भी इस गाड़ी का काफ़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये चीज़ भी क्राउन में नहीं आती और इसके इंटीरियर की लुक को बहुत बेहतर बनाती है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस सा एरिया दिया गया है, क्लॉक दी गई है। गियर यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो इसका ये सेंटर वाला एरिया काफ़ी क्लीन सा है और इसका सेंटर कंसोल ये स्प्लिट में आता है। सीट्स इसमें भी क्राउन की तरह स्पेशियस हैं, लेकिन ये लुक्स के लिहाज से बेहतर हैं। सीट के कंट्रोल इसमें ज़्यादा डिटेल्ड हैं, इस तरह से कि मैं सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लंबार सपोर्ट इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकता हूँ, बैक को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं यहीं से बैठ के पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इसकी रूफ। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जिसको मैं इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ और इसकी ओपनिंग क्राउन से डबल है और फिर बैक टू भी इसमें ग्लास दिया गया है। तो ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से हर लिहाज से नंबर ले जाती है, लेकिन इंटीरियर के फीचर्स क्राउन में थोड़े ज़्यादा आते हैं। साउंड सिस्टम इसमें भी सिंपल है, क्राउन में भी सिंपल है, लेकिन इस गाड़ी में आपको ब्रह्मास्टर साउंड सिस्टम भी मिल सकता है। खैर बाकी इसके अलावा रेडमी मिरर इस गाड़ी का भी ऑटो डिमिंग में है और बाकी फ्रंट पे इन दोनों गाड़ियों में इनके अलावा कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए क्राउन मिरर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही है, मुझे थोड़ी सी बेहतर फील हो रही है। यहाँ पे लेग रूम थोड़ा ज़्यादा है और हेड रूम ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन इसकी सीट थोड़ी ज़्यादा ग्रिपी हैं। साइड से इसके कॉर्नर कर्व हुए हुए हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से ग्रिप कर रहे हैं और यहाँ पे भी बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और इसका टोयोटा ने भी साइन दिया हुआ है कि सेंटर से ये सीट थोड़ी रेज हैं और नीचे से भी रेज हैं। तो इसमें नीचे लेग रूम तो है ही नहीं, बेसिकली काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है ड्राइव ट्रेन के लिए। और इसके अलावा इसमें फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल है और वो ये है कि मैं यहीं से बैठ के फ्रंट सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ ई क्लास में नहीं आती और इस गाड़ी का काफ़ी प्लस पॉइंट है। यहाँ पे बैठने वाला बंदा आराम से फ्रंट सीट को रिक्लाइन करके बैक पे लेट सकता है। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल इसमें भी दिया गया है, ये थोड़ा सा लग्जरियस है। इसमें ये कप होल्डर्स दिए गए हैं और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। रेयर बेंचेस इसके भी फिक्स हैं, इसमें भी एयरबैग्स आते हैं, इसमें भी सीट बेल्ट आती हैं, लेकिन ये गाड़ी क्वार्टर क्लास भी ऑफर करती है। डोर्स के थोड़े साइज में ज़्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू ई क्लास। बाकी इसके अलावा यहाँ भी कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए मर्सिडीज ई क्लास के रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी पूरी ही है। यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट है, बट हेड रूम की बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और सेंटर में थर्ड पैसेंजर आने को तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है इसकी ड्राइव ट्रेन के लिए। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो यहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन जा रही होती है। बाकी फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर इसमें डोर्स में स्पीकर आते हैं। विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, बट बैक पे इसमें एम्बियंट लाइटिंग आती है जहाँ पे ये ई क्लास ऊपर निकल जाती है। यहाँ पे ऊपर रीडिंग लाइट्स दी गई हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सेंटर में लाइट्स आ नहीं सकती, यहाँ पे ये ग्लास दिया गया है। सेंटर में फिर इसके ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसमें फिर एक ही सेंटर में ड्रॉअर भी आती है। फिर इसके अलावा रेयर बेंचेस इसमें फिक्स्ड ही हैं। हेडरेस्ट की 3 ऑफर करती है बैक पे और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंजन्स की, तो इंजन्स इन दोनों में ही काफ़ी सारे आते हैं। अगर बात कीजिए क्राउन की, तो क्राउन में 2500 इंजन आता है, 2500 हाइब्रिड जो कि इस गाड़ी में है। फिर इसमें 3000 सीसी भी आता है और 3500 सीसी भी आता है। और अगर बात कीजिए मर्सिडीज़ की, तो इसमें तो बहुत सारे इंजन आते हैं। ये 1.5 टर्बो है जो कि बेसिक है। फिर इसमें 2000 सीसी भी आता है टर्बो, 2000 सीसी टर्बो हाइब्रिड भी आता है। फिर इसमें 3000 सीसी, 3500, 4000 सीसी बाई टर्बो इंजन भी आता है। फिलहाल अगर बात कीजिए इन दोनों गाड़ियों की, तो ये 2500 है, ये 1500 है। ये दोनों ही इंजन डिफरेंट हैं इस तरह से कि ये टर्बो है, ये हाइब्रिड है। ये आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगी, ये आपको आराम से 14-15 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जबकि ये इंजन आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज देगा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट लेवल है। हर लिहाज से दोनों गाड़ियाँ अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं। रिलायबिलिटी के लिहाज से टोयोटा बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट अगर आप जर्मन कार की तरफ जाते हैं तो फिर ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। मर्सिडीज़ में जो ई क्लास है या सी क्लास हैं, ये गाड़ियाँ हाईली रिलायबल हैं
एज़ कम्पेयर टू एस क्लास वगैरह या फिर इसके साथ की BM वगैरह। और यही वजह है कि दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपनी मार्केट होल्ड करती हैं। फीचर इन दोनों में ही डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इन दोनों में ही ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आती है, ड्राइव मोड्स आते हैं। इन दोनों में ही हाइट कंट्रोल नहीं है, तो इनके सस्पेंशन भी ड्यूरेबल हैं। ई क्लास में ऑफर होते हैं, क्राउन में ऑफर ही नहीं होता। खैर, बाकी इंजन बेस इन दोनों के काफ़ी नीटली पैक्ड हैं। अगर बात की जाए हॉर्स पावर की, तो ये गाड़ी 230 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 154 करती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का एक गैप है, ये गाड़ी ज़्यादा तेज़ है। बट ऑब्वियसली टॉप ऑफ लाइन की गाड़ी होने की वजह से इसमें इंजन बढ़ा दिया गया है, जबकि ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक ट्रिम है। इसमें अगर आप ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी इंजन बेस के अंदर इन दोनों में ही सोल्यूशन दी गई है, दोनों के इंजन पे हाइड्रोलिक्स ओपन होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो ऑफर करती है क्राउन, ये है 225, 45 और 18, और जो ई क्लास में आता है ये है 245, 45 और 18। ई क्लास में स्ट्राइकर रिम भी आते हैं, यानी कि अगला कम चौड़ा पिछला सारा चौड़ा, लेकिन रिम इन दोनों ही गाड़ी में 18 इंचज़ के दिए गए हैं। ये गाड़ी एंट्री लेवल है, बट इसमें 18 इंचज़ का है। इसमें 20 और 21 इंचज़ के रिम भी आते हैं। ये गाड़ी यहीं तक रिम ऑफर करती है। टायर क्राउन में ब्रिजस्टोन का है, इसमें मिशलिन का है। दोनों ही टायर अभी अच्छी कंडीशन में है और आपको 20-30 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर बात कीजिए लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की, तो क्राउन थोड़ी सी बेहतर रहती है, सस्पेंशन इसका स्मूथ भी है और लॉन्ग टर्म ये ज़्यादा सही चलता है। मर्सिडीज में कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको फेस होंगी, क्योंकि एक तो उसका मैकेनिक हर जगह नहीं मिलता, और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जर्मन है तो उसके पार्ट्स भी सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। टोयोटा के बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारी कार के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं, तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सही पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ड्राइव को एंजॉय करना है तो मर्सिडीज बेस्ट ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसके कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।